दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली दो टॉपिक्स को कवर करेगा। सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने J7 की एक टुकड़ी इंडिया के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पास जो लगता बॉर्डर है, मतलब इंडिया के साथ जो लगता बॉर्डर है चाइना का, होतान प्रोविंस। तो होतान एयरबेस में एक 7 से 8 J7 की टुकड़ी को वहाँ पर पार्क कर दिया है। तो इट इज़ अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया, ऑब्वियसली इट इज़। तो बट जिस हिसाब से इस खबर को पोर्ट्रे करा जा रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, क्या ये एक कंसर्न की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा बात है? इसको डिकोड करने की आज कोशिश करेंगे हमारे पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट, क्या जेलेंस्की की समझदारी ने, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन की एक चतुराई ने कह लो या समझदारी कह लो, उसने ईरान यूएसए की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर को आपस में रिलेट कर दिया है, फ्यूज कर दिया आपस में, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी डीप चीज़ें हम लेकर आए हैं आपके लिए। एंड तक बने रहिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहली स्लाइड पर हम चलते हैं। इसमें यहाँ पर एनडीटीवी की तरफ से एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ आती है कि सैटेलाइट इमेज दिखा रही है कि होतान एयरबेस के पास, 9 जुलाई की ये इमेज है, होतान एयरबेस के पास चाइना ने अपने लगभग 7 से 8 J-20 स्टील फाइटर्स को पार्क कर दिया है। ये वीडियो है, इसको देखिए आप। China has stepped up operational deployments of its frontline J-20 Mighty Dragon stealth fighters at air bases which are ranged against India. The satellite images that you're going to see right now show that 11 J-20s were deployed at 2 air bases this month and last month. We've gotten hold of these pictures and I'll try and explain the significance of this. So let's just firstly bring you these images. This is from Hotan, Hotan in the far northwest of China, but just about 350 odd kilometers away from the Ladakh front. So let's just roll this out. You can see the entire flight line over here. There are 7 J-20 stealth fighters, which you can see over here at the Hotan Air Base. Right, this is a dual-use civil and military base. Let's move to the next image. The next image, again, you can see all 7 over here. And Hotan is in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. It's about 389 kilometers northeast of Leh, just 245 kilometers to the northeast of the Indian Air Force base of Daulat Beg Oldi. I'll explain that to you. The reason we are doing this and the reason this is significant is because it is now believed that China has at least 500 of these J-20 stealth aircraft in service. How many does India have in service presently? 0. How many more years before India gets its first stealth aircraft? Potentially 10 if it's the advanced medium combat aircraft or AMCA being developed in India, which does end up becoming India's first stealth jet. So China तो आपको ये दिखा दिया कि होटान एयरबेसिस में पिछले महीने, जैसे ये न्यूज़ बता रही थी, पिछले महीने इन्होंने कुछ 2 एयरबेसिस में J-20 स्टील्थ फाइटर्स को पार्क करा है या डिप्लॉय करा है, कुछ भी कह सकते हैं आप। कुछ पिछले महीने करा, कुछ इस महीने करा, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ बिग ऑफ ए कंसर्न, ऑफ कोर्स इट इज़। एंड व्हाट डज दिस शोज, ये कहता है कि इट शोज दैट नाउ इट इज एस्टिमेटेड दैट चाइना हैज़ अराउंड 500 ऑफ स्टील जेट फाइटर्स विद इट, ठीक है जी। उनके पास 500 के आसपास के स्टील जेट फाइटर्स हैं। इंडिया के पास कितने हैं इस टाइम? 0 है, कोई दिक्कत नहीं। पाक कहाँ करा है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल में इसमें डिस्कशन में करूँगा। ये देखिए, ये होटान एयरबेस है, ये मैंने अभी आपको दिखाया। और ये है आपका इंडिया के बॉर्डर के साथ बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया में लग रहा है। ये सारा आप देख रहे होंगे, ये सारे नॉर्दर्न एरिया है जिसके पास ही लग रहा है। और अब आप देखेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा जूम इन करके समझाऊंगा। ये सारा ये होतान प्रोविंस है। इस होतान प्रोविंस के अंदर ही इन्होंने 2 एयर बेसेस बना रखे हैं, जिसमें से एक की मैंने आपको इमेज दिखाई है। अब आप ये देखिए, ये है वो एयरबेस जिसकी वो बात कर रहा था। ये पूरा वो एयरबेस है जिसमें से एक एयरबेस है इसके अंदर पार्क कर रखा है, एक एयरबेस इसके थोड़ा ऊपर जाकर है, वहां पर उन्होंने पार्क कर। अब आप इसमें बोलोगे इसमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए नजर नहीं आ रहा, ये मैंने इमेज जो ली है वो गूगल से ली है, गूगल अर्थ से ली है,
ठीक है जी, गूगल अर्थ की जो इमेज है ये लास्ट 2022 में अपडेट हुई थी। किसी भी एयरबेस की इमेजेस आपको लेटेस्ट नहीं मिलेगी ओपन प्लेटफॉर्म में, ये ऑफ कोर्स आपको पता है। सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड की जाती है, वो कंपनीज देती है, बट वो पेड वर्जन्स में होता है। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इस बेस के पास इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में इन लोगों ने J20 को पार्क कर दिया है। इट इज़ बिग कंसर्न, ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिग कंसर्न, होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके पास, जो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसा अपना खुद का तो जेट इंजन ऑब्वियसली नहीं है। आपके पास इस टाइम रफाल है जो कि 36 की क्वांटिटी में है, और वो 4.5 जनरेशन उसको कंसिडर किया जाता है। चाइना का J20 इस टाइम 5th जनरेशन जेट प्लेन है, और इंडिया के पास 5th जनरेशन कोई भी नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, कंसर्न तो इसको रहना चाहिए, बट मोटी मेरी बात कहने की है, जिस हिसाब से इस खबर को पोर्ट्रे करा जा रहा है, मेरा कंसर्न उसको लेकर है। अब ये लोग ये बता रहे हैं कि चाइना के पास 500 के आसपास हैं, और 7-8 इन्होंने एक बेस पे 7-8 लगा दिए लगभग, आप मान के चलो दूसरे बेस पे भी 7-8 इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर उन्होंने जेट एयरप्लेन्स को वहां पर डिप्लॉय कर रखा है, कंसर्न तो ऑब्वियसली रहेगा ही कंट्री को लेकर, लेकिन आप इस हिसाब से इस चीज को पोर्ट्रे क्यों कर रहे हैं कि उसके पास 500 है और इंडिया के पास एक भी नहीं? मुझे कंसर्न उस चीज से लेकर है। हमको इस चीज पे काम करना चाहिए, और वहां पर अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स बढ़ाना चाहिए, जो कि क्या है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा भी सही। हम काम क्या कर रहे हैं, इंडिया की इस चीज पे क्या काम कर रहे हैं, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस हिसाब से पोर्ट्रे नहीं कर सकते इस बात को कि उसके पास 500 है और आपके पास एक भी नहीं। भाई एग्जाम्पल मैं लेके बता देता हूँ, अभी हाल ही में एग्जाम्पल 4-5 महीने पुराना ही है, जो अभी भी चल ही रही है, एक वॉर यूएसए और ईरान की। उसमें अब उसने 2 बड़े वॉरशिप्स लगा दिए अमेरिका ने ईरान के पास, ठीक है जी, और 2-3 छोटे एम्फीबियस नेवीज और ये सब इन्होंने डिप्लॉय करने की कोशिश करी थी, और एक ब्लॉकेड भी लगा दी, ठीक है। अब खबर ये उठ रही थी कि भाई अमेरिका ने वहां पर वॉरशिप्स लगा दिए, यूएसएस गेराल्ड लगा दिया था और अब्राहम लिंकन लगा दिया था, ठीक है। अब आप इस चीज को इस हिसाब से नहीं बता सकते ना यार कि ईरान के पास एक भी वॉरहेड नहीं है या वॉरशिप नहीं है। उसके पास वॉरशिप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसके पास वॉरशिप नहीं है भाई, उसके पास जो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, उसी से उसने अमेरिका की, इजराइल की, पूरी गल्फ कंट्रीज की नाक में दम कर दिया था ना। ये लोग तो, ये तो आपके सामने का एग्जांपल है, कोई मैं बहुत पीछे तो जा नहीं रहा हूं, सामने दिख रहा है, न्यूज रोज आती है, रोज आप पढ़ते हैं, जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, आपको दिखती है ये चीज। तो क्या इसका मतलब ये है कि ईरान कमजोर है? भाई उनके खुद का प्रेसिडेंट पता है क्या कह रहा था? उनका खुद का प्रेसिडेंट लगभग 10-12 दिन जंग जब निपट गई थी, मतलब मैं बात कर रहा हूं 28 फरवरी, 15 मार्च के बाद की बात करूं, 15 मार्च के बाद उसके स्टेटमेंट आए कि वी आर फाइटिंग विद अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, जिससे लड़ना हमारे इतना आसान नहीं है, हमारे को लड़ना, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। इसने 4 हफ्ते तो पहले ही बोल दिया था कि भाई 4 हफ्ते तो लेके ही चलो, 1 महीना तो मैं लूंगा ही लूंगा इसमें। 4 को फिर 6 कर दिया, 6 को 8 कर दिया, और 8 के बाद जैसे तैसे सीज फायर करा दिया। अप्रैल के 4 या 8 अप्रैल को इसने सीज फायर करा दिया। मतलब उसका स्टेटमेंट था कि ईरान बहुत ताकतवर कंट्री है, उसके पास तो लेकिन नेवी तो है नहीं, और अमेरिका ने तो बहुत तगड़ी नेवी लगा दी थी। अब मैं इस खबर से इसको कोरिलेट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जेट इंजन और जेट टेक्नोलॉजी, स्टील टेक्नोलॉजी और इन सबको लेकर इंडिया, ठीक है, पिछड़ा है, अभी भी पिछड़ रहा है, लेकिन अब क्या काम कर रहा है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, पिछड़ रहा है। लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसके पास 500 है, इसने 20 लगा दिया, इंडिया कमजोर है क्योंकि उसके पास केवल 36 रफाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई इंडिया ने वहां पर खूब डिफेंस टेक्नोलॉजी अपनी बहुत अपग्रेड कर दी है। इसराइल के साथ मिलकर एआई डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है। बॉर्डर सीलिंग पूरे एआई तरीके से किया जा रहा है। S-400 रशिया का डिप्लॉय किया जा रहा है, और भी बहुत कुछ है जो कि इंडिया उस चीज पे काम कर रही है। हम अपने हमने ऑफ कोर्स डिफेंस पे तो काम कर रहे हैं, ऑफेंस पे भी इंडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उस पे वहां वहां मतलब सरफेस टू एयर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैन पैड्स में बहुत अच्छा काम इंडिया कर रहा है। तो आप इस चीज को इस हिसाब से पोर्ट्रे नहीं कर सकते कि भाई उसके पास जेट इंजन नहीं है तो इंडिया कमजोर रह रहा है। ठीक है, हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कमजोर है। इंडिया के पास अपनी खुद की बहुत ताकतें हैं। आप मीडिया जिस हिसाब से इस चीज को पोर्ट्रे कर रही है, मुझे प्रॉब्लम उस चीज से आ रही है, और यही कंसर्न मैं आपको बताना चाहता था। अब इसको पोर्ट्रे ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके रीजंस भी हैं जो मैं आपको अब दिखाता हूं। रीजंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ये देखिए,
ये देखिए वेस्टर्न फ्रंट तो पाकिस्तान की तरफ हो गया, वहां पर हमने पंजाब प्रोविंस में S-400 लगा रखा है, एक स्क्वाड्रन लगा रखी है और स्क्वाड एक राजस्थान में लगा रखी है, ये पाकिस्तान की तरफ है। चाइना की तरफ मैं बात करूं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हमने लगा रखा है, ईस्टर्न सेक्टर में लगा रखा है, अरुणाचल सिक्किम के उसमें लगा रखा है, और लद्दाख का सेक्टर बहुत जरूरी है क्योंकि लद्दाख के सेक्टर के पास में ही ये हटन टाउन प्रोविंस पड़ता है, जिसका एयरबेस है, जहां पर इन्होंने पार्क कर रखी है। तो यहां पर भी हमारा S-400 का एक स्क्वाड्रन ऑलरेडी पार्कड है। 40 N6C इंटरसेप्टर हमने लगा रखा है, रेंज अप्रॉक्स उसकी 400 किलोमीटर है। 96 L6E रडार मल्टी टारगेट ट्रैकिंग हमने वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, और कॉम्बैट रिकॉर्ड 300 किलोमीटर सैम किल, जो कि हमने अभी मई 2026 में ही लगाया है। अच्छा, चाइना ने भी अपना खुद का एक S-400 भी वहां पार्क कर रखा है, हटन प्रोविंस में ही, उसी एयरबेस में ही। मतलब वो अपने स्टील्थ जेट को एक S-400 से प्रोटेक्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी इंडिया यूज कर रहा है। अब इंडिया किस चीज पे काम कर रहा है? देखो, हमारा जेट इंजन का सपना आज का नहीं है, काफी पुराना है। हमारा शुरू से रहा है कि हम अपना जेट इंजन भी तैयार करें, जिसका नाम हमने कावेरी रखा था। कावेरी जेट इंजन का काम शुरू हुआ था 1989 में, और हमारा कोशिश थी कि दिसंबर 1996 तक वो कंप्लीट हो जाए, जिसको हमने टाइम काफी देने की कोशिश करी, 7 साल के आसपास हमने टाइम दिया, लेकिन काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमको 83 से 85 किलो न्यूटन के आसपास का पावर या थ्रस्ट चाहिए थी। जो कि तेजस, क्योंकि हमने तेजस के लिए यह बनाना था, लेकिन 70 से 72 किलो न्यूटन के आसपास ही हम बना पाए, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाए। इससे सबसे और ज्यादा, मतलब जो जिसमें हम फेल हो गए, वो ये था कि इंजन ओवरवेट बहुत ज्यादा हो गया। किसी भी जेट के इंजन को लेकर आप बात करें, या फिर आप बात करें कि जब आप जेट इंजन बनाते हैं, उसमें एक बहुत ज्यादा जरूरी काम, जो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, उसमें यह रहता है कि आपको हवाई जहाज के वेट के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि वो एक बहुत तेजी से उड़ने वाली चीज है, तो उसको आप हाई वेट नहीं डाल सकते। इस चीज पे भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हमारा वेट 150 kg ज्यादा रहा उस चीज को लेकर। अब वेट के अलावा और जो बहुत दिक्कत सबसे बड़ी आई कि हमने इस वजह से इसको डीलिंग कर दिया था तेजस के प्लेटफॉर्म से, और फिर हम जी की तरफ बढ़ गए थे, जो हम F404 अभी इंजन ऑलरेडी लगा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे प्रोग्राम को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी गई है, जिसका नाम कावेरी 2.0 दिया गया है। इसका एक्सपेंडिचर 328 से बढ़ाकर 2839 करोड़ रुपए तक ले गए हैं हम, जिसको डिवाइड करा है ऑब्वियसली। कुल 9 प्रोटोटाइप्स बनेंगे और 4 कोर इंजन बनेंगे, मतलब 9 प्रोटोटाइप बनाएंगे पहले हम, उनको टेस्टिंग करेंगे, जो टेस्ट में कामयाब होगा उसके बाद हम कोर इंजन 4 को डेवलप करेंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद हम प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ड्राई वेरिएंट की भी एक तैयारी करी जा रही है विदाउट आफ्टर बर्नर की, जिससे हम 49 से लेकर 51 किलो न्यूटन के आसपास हम थ्रस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। और स्ट्रेटेजिक पुश काफी दिया जा रहा है, और डिराइव्ड वेरिएंट्स आर टारगेटेड टू सपोर्ट अपकमिंग अनक्रूड प्लेटफॉर्म्स लाइक द DRDO घातक स्टील कॉम्बैट ड्रोन के लिए भी इस इंजन को हम तैयार कर रहे हैं। ये तो बात हो गई कावेरी की, लेकिन एक इंजन अभी 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 मतलब शायद मेरे ख्याल से नहीं, 26 तो नहीं, 23 तारीख को, 23 जुलाई 2026 को हमने एक लॉन्च करा है। DRDO GTRE has successfully developed India's first indigenous expandable turbojet engine in the 350 kg thrust class, manufactured and assembled by industry partner Azad Engineering. The engine marks a historic milestone in indigenous jet engine technology and reflects the growth strength for India's defense industrial ecosystem. ये रहा वो इंजन, और ये रहा आजाद इंजीनियरिंग के जो मेरे ख्याल से फाउंडर हैं, उनको ये दिया जा रहा है। ये जो है टेक्नोलॉजी, ये जो इंजन तैयार किया गया, दिस इज नॉट अ जेट इंजन, इट विल बी यूज फॉर ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इंडिया इज वर्किंग टू डेवलप अ जेट इंजन प्रोग्राम, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। स्पीड स्लो है, जितनी होनी चाहिए थी उससे हम काफी पीछे रह रहे हैं, बट हम काम कर रहे हैं। अब इसके रीजंस क्या रहते हैं? देखिए, सबसे पहला रीजन तो मैं आपको बता दूं, जेट इंजन मेरे ख्याल से सिर्फ 4 या 5 कंट्रीज के पास है, USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके, और उसका फ्रांस का एक मिलके प्रोग्राम चल रहा है। मैं लिस्ट भी है मेरे पास, आगे जाकर दिखाऊंगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारी कंट्री के साथ क्यों हम इस चीज़ में डेवलप नहीं कर पाए अब तक, सबसे बड़ा रीज़न तो आप जानते ही हैं, करप्शन रहा है आज तक। वो उस कोई बात छुपी नहीं है उस चीज़ को लेकर। करप्शन की वजह से हम अपने आप को मिलिट्री वाइज डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है ना, डिफेंस वाइज, डिफेंस इक्विपमेंट वाइज हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। तो सबसे पहला रीज़न है, इसको तो हम बिल्कुल ऊपर रख देते हैं एक स्थान पे। दूसरा रीज़न हमारा ये रहा है दैट हम जब एक 78 साल पुरानी
लोकतंत्र हैं, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री जस्ट 78 ईयर्स ओल्ड। अदर कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिका इज़ अ 250 ईयर ओल्ड डेमोक्रेसी, आपको पता ही है, और 250 साल में उसने काफ़ी अपने आप को डेवलप करा है, और आज उन्होंने बजट को मेरे ख्याल से $1.5 ट्रिलियन तक ले आए हैं, जो अभी प्रपोज किया है, देखते हैं पास होता है कि नहीं होता, लेकिन फिर भी $950 बिलियन तक तो खर्च कर ही रहे हैं, क्लोज टू $1 ट्रिलियन तो वो अपना डिफेंस बजट रखते ही हैं। चाइना इज ऑफ कोर्स नॉट अ डेमोक्रेसी, इट इज एन ऑटोक्रेसी। कम्युनिस्ट पार्टी है, दिखाते वो वही है, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज एन ऑटोक्रेसी। रशिया हैज बिकम एन ऑटोक्रेसी, इन द पास्ट ऑल्सो इट यूज्ड टू बी एन ऑटोक्रेसी, और अब भी एक ऑटोक्रेसी बन चुकी है। फ्रांस और यूके कहीं ना कहीं पिछले सुपर पावर्स रहे हैं, तो उनके दिमाग में इंडस्ट्रियल बूस्ट हमेशा से रहा है, इस वजह से भी वो जेट इंजन की तरफ और इन सब की तरफ अपना ध्यान देते रहे हैं। अब अगर अपनी कंट्री की हम बात करें, तो सबसे पहली रीज़न तो यही आता है कि यार 78 साल पुरानी हमारी एक लोकतंत्र है, हम 78 साल पहले ही आज़ाद हुए हैं, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 150 करोड़ की आबादी है। फर्स्ट प्रेफरेंस किसी भी लीडर का जो इंडिया में आया है, पहले आया है, आज आया है, आगे भी आएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली उनका वेलफेयर ऑफ द पीपल रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से नीचे है। उनको डेली नीड्स उनकी प्रोवाइड करवाना, उनकी पूर्ति कराना हमारे लिए एक प्राथमिकता रही है, जिस वजह से मैं मानता हूं कि हमारा ध्यान ज्यादातर उसी चीज की तरफ रहा है। फंड एलोकेशन, आपको पता ही है, इन सब के लिए एक डेडिकेटेड टीम चाहिए होती है, डेडिकेटेड फंड एलोकेट करना पड़ता है, तो फंड एलोकेशन इतना ज्यादा हमारा इस तरफ नहीं रहा, R&D की तरफ। अगर हमारा उस तरफ उस टाइम पर भी, जब सारी कंट्रीज काम कर रही थी, आपको मैंने अभी दिखाया, 1989 में हमने अपना जेट इंजन का प्रोग्राम शुरू किया कावेरी के नाम से, अगर हम उस टाइम पर फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी तरीके से एलोकेटेड फंड के साथ काम करते, तो आज हमारे पास भी एक जेट इंजन तैयार होता। ऑफ कोर्स अभी नहीं है, तो पॉपुलेशन इज अ बिग रीजन। उनका गरीबी रेखा से नीचे होना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके ऊपर आज तक सरकारें हमारी काम कर रही हैं कि कैसे हम अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। डिफेंस को हमने अभी भी कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे रखा हुआ है, क्योंकि इन सबको प्राथमिकता देना जरूरी है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपना जेट इंजन का प्रोग्राम नहीं करा पाए। अब मैं अपनी टॉपिक पे वापस आता हूँ कि हमने ये डिस्कशन शुरू क्यों करी थी। डिस्कशन हमारी ये थी दैट एवरीवन इज पोर्ट्रेइंग दैट J20 जो चाइना ने डिप्लॉय करा है नॉर्दर्न पार्ट, मतलब इंडिया के जस्ट सर के ऊपर जो पार्क करा है, ये कंसर्न जरूर है। मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा, मैं इसके लिए बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए कंसर्न नहीं है। ये झूठी खबर भी नहीं है, बिल्कुल पुख्ता खबर है, सैटेलाइट इमेजेस हैं जो कि मैंने आपको दिखाई। बट इस खबर को आप इस हिसाब से पोर्ट्रे नहीं कर सकते कि क्योंकि उसके पास 500 स्टेल्थ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, इंडिया के पास एक भी नहीं है, तो इंडिया कमजोर है। इंडिया कमजोर नहीं है, हम उस पर्टिकुलर चीज में ताकतवर नहीं है चाइना के बराबर, बट और बाकी चीजों में हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। खर्च आज की टाइम पे डिफेंस पे काफी ज्यादा इंडिया कर रहा है, तो प्लीज स्टॉप पोर्ट्रेइंग थिंग्स कि इंडिया कमजोर है। इंडिया कमजोर नहीं है, काम हमें करना चाहिए, काम हम कर रहे हैं। स्पीड थोड़ी अभी भी स्लो है, वो तेज हो जाएगी, बट विद टाइम एवरीथिंग विल बी फाइन। होगा, जरूर होगा, टाइम देना जरूरी है। 150 करोड़ की आबादी है, थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान देना हमारे को जरूरी है। अब आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी। अच्छा, उससे पहले दूसरे टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये देखिए, मैंने शायद लगाया नहीं, चलिए ठीक है, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो कहता है कि देयर हैव बीन गुड रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स इन द वाटर्स ऑफ कैस्पियन की। कैस्पियन सी में यूक्रेन के ड्रोन ने ईरान के कार्गो शिप को मारा, जिसकी वीडियो है ये। कैस्पियन सी में, कैस्पियन बेसिकली सी से ज़्यादा एक तरीके की लेक है, क्योंकि ठीक है उसका मिलाप होता है बड़ी सी से, लेकिन एक तरीके की लेक है जो कि चारों तरफ से घिरी हुई है, लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है वो। तो उस पे हमेशा से ही रशिया का वर्चस्व रहा है। रशिया उस सी को लेकर काफ़ी जगहों पे अपना सामान को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस वहाँ से मदद भी लेता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ईरान रशिया को वहाँ से ड्रोन की सप्लाई करता आया है और रशिया से ड्रोन्स लेता आया है। शाहिद ड्रोन्स जो कि
यूक्रेन के अगेंस्ट भी बहुत कारगर साबित हुए थे और अमेरिका के अगेंस्ट भी बहुत कारगर साबित हुए थे, वो ईरान में बनते थे। टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस रशिया से आई थी कि हाँ कैसे बनाना है, क्या है, सब कुछ वो होता था। कंपोनेंट्स उसके चाइना से आए थे। ज्यादातर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैस्पियन सी के थ्रू ही हुई थी। अब इस मुद्दे को, क्योंकि कैस्पियन सी रशिया और ईरान आपस में ट्रेड करने के लिए यूज करते थे। ट्रेड में बहुत कुछ आता है, चाहे आप हथियार ले लो, चाहे ड्रोन्स ले लो, या सामान ले लो, कुछ भी ले लो, ट्रेड करने के लिए यूज करते थे। उस चीज को पकड़कर हमारे जो जेलेंस्की भैया हैं, जेलेंस्की भैया ने ये बोला है कि मैं अपनी जो इंटेलिजेंस है वो अपने पार्टनर्स बोले तो यूके, ईयू और यूएसए, इनके साथ शेयर करूंगा कि रशिया कैसे ईरान की रजीम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसको असिस्ट कर रहा है। अब भाई तेरे को क्या मतलब कि ईरान के साथ क्यों कर रहा है? तेरे को क्या मतलब? वो ईरान की मदद कर रहा है, उसको करने दे। तू ये बताना कि ईरान कैसे रशिया की मदद कर रहा है। भाई ये कह रहा है कि मैं उनको ये बताऊंगा कि कैसे रशिया ईरान की मदद कर रहा है। और जुलाई से ही वो कह रहा है कि रिकॉर्डेड कि एक्टिव रशिया सैटेलाइट की सर्वेलियंस की वजह से गल्फ स्टेट्स, मतलब कि रशिया एक्टिवली सर्वेलियंस प्रोवाइड कर रहा था गल्फ एरिया में जो यूएस के बेसिस हैं, उसकी सर्वेलियंस ईरान को प्रोवाइड कर रहा था, और जिसकी वजह से ईरान पिन पॉइंटेडली यूएस के बेसिस पे मार रहा था। रशिया की सैटेलाइट इमेजेस की मदद से पिन पॉइंटेडली ईरान यूएस के बेसिस पे मार रहा था। उसके बाद ये कह रहा है कि मैं ये इमेजेस सारी दे दूंगा, और एट द सेम टाइम देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन बिटवीन रशिया सैटेलाइट इमेजरी ऑफ दिस साइड्स एंड ईरानियन स्ट्राइक्स। वो दोनों ठीक है, वो दोनों कोरिलेट हो जाएंगी। 19 और 20 जुलाई अलोन 4 एयर बेसेस फेल विद इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रशियन सैटेलाइट्स, 2 इन बहरीन, 1 इन जॉर्डन एंड कुवैत। कह रहा है कि अभी 19-20 को जो अटैक किया था ईरान ने, उसमें बहरीन, जॉर्डन और कुवैत के एरिया को रशिया की इंटेलिजेंस ही प्रोवाइड कराई गई थी ईरान को, जिसकी वजह से पिन पॉइंटेडली ईरान बिल्कुल मार पाया उसमें। None of us in the world should turn a blind eye to one and very simple fact: evil always seeks away ways to make things worse and spread further. Russia must stop. ठीक है, इसकी तो ज्ञान चलता ही रहता है। अब जब ये इनके कार्गो शिप पर मारा ईरान के, यूक्रेन ने, तो इनके फॉरेन मिनिस्टर का तुरंत बयान आ गया। भाई कह रहा है कि जेलेंस्की हैज अटैक्ड एन ईरानियन कमर्शियल वेसल किलिंग अ सेलर, जिसकी वजह से ईरान का एक सेलर की दुखद मृत्यु हो गई। यूएन चार्टर का वायलेशन है। चार्टर के वायलेशन की तो बात ईरान ना ही करे तो अच्छा ही है, ये तो दोगलापन है। इस चीज़ पे तो मैं खुद ही साथ नहीं देता ईरान का, क्योंकि आप ज्ञान इस चीज़ पे ना दे तो ज़्यादा ही अच्छा है। अब ये ज्ञान व्यान को छोड़िए, अब ये कह रहा है कि ये जो कीव ने करा है इसको अनआंसर्ड हम नहीं छोड़ेंगे। अरक्ची साहब कह रहे हैं कि कीव ने, मतलब यूक्रेन ने, जो हमारे कार्गो शिप पर अटैक करा है, दैट विल नॉट गो अनआंसर्ड। यूएन चार्टर का हवाला दिया है, उसका तो कोई सेंस नहीं बनता देने का। ईरान ऑब्जर्वर इस चीज को कैसे एम्पलीफाई करके बता रहा है, कह रहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि जो ड्रोन स्ट्राइक ईरान की वेसल पे कैप्शन किए हुआ है, उसका रिस्पांस ईरान की तरफ से आएगा। रशिया और यूरोपियन यूनियन को भी नोटिफाई इस चीज में कर दिया गया है। अब ये रेंज में भाई सब दिखा रहे हैं, ईरान की रेंज में भाई सब दिखा रहे हैं एकदम, मतलब ये पोलैंड वोलैंड यूक्रेन वूक्रेन सब, मतलब कह रहे हैं कि सब ईरान की रेंज में है। भाई एक बात बताओ, ईरान वो 4 साल से बम खा रहा है रशिया से, तुम्हारा ही ड्रोन्स खा रहा है 4 साल से। वो 4 साल में कुछ नहीं हो पाया उसका, तो यार तुम 4 5 10 बैलिस्टिक मिसाइल डाल भी दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उसको। तो ये तो ठीक है, धमकी देने वाली बात है। अच्छा, आज मैंने वो ट्वीट लगाया नहीं है, बट आज वो ट्वीट आ चुका है कि दोनों पार्टीज, मतलब यूक्रेन और ईरान दोनों ने आपस में ट्वीट शेयर करे हैं और कहा है दैट वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट दिस इशू एंड वी वांट कि इस इशू को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। दोनों ने ये बात बोली है, आज ही ये ट्वीट आया है, और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह मेरे पास ट्वीट था, मैं उसकी कॉपी लगा नहीं पाया यहाँ पर। तो दोनों ने ये चीज़ बोल दी है, ये मैं आपको पुरानी खबर दिखा रहा हूँ कल तक की। अब जेलेंस्की भाई साहब से पूछा गया कि भाई आपका, जेलेंस्की भाई साहब से पूछा गया कि ईरान के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, तो उसके लिए वो कहता कि ईरान तो ऑलरेडी अटैक हमको कर ही रहा है। उसने पूछा कैसे, तो उसने कहा कि रशिया को हथियार पहुंचाकर ईरान ऑलरेडी हम पे अटैक कर रहा है। फिर लास्ट में कहता कि ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों रशिया को हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पर अटैक हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ही हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप ये इंटरव्यू सुनिए। You mentioned the Iran, you mentioned the Middle East and how it takes attention. Are you worried about Iran potentially attacking you? They've threatened because of what happened with one of their vessels. Or is that not a concern? And what do you think if Iran, from the first year of the war, gave new technology to Russia?
It was Shahed drones. They gave thousands of these drones first year of the war. Then they gave licenses. What did they do? Did they attack us? I think yes. So they already did it. The war's already underway, effectively. They are attacking you. We have to be cautious. We have to do everything not to open new front in any way, but we have to be honest. Iranians and North Koreans already attacked us. Yes, I hope that they will not increase these attacks, but we have to be ready for it. You mentioned the अब इनके इस बयान पर स्पोक पर्सन जो होते हैं ईरान के, वो कहते हैं कि भाई इस हिसाब से अगर तुम ये लॉजिक दे रहे हो कि ईरान और नॉर्थ कोरिया हथियार प्रोवाइड कर रहा है रशिया को, तो हम मान के चल रहे हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। ईरान के स्पोक पर्सन का बयान आया कि भाई इस हिसाब से तो रशिया को, नाटो को, यूके को, यूएसए को, सब पर हथियार डाल देने चाहिए, क्योंकि वो सब तुमको हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। कह रहा है कि भाई लॉजिक खेलना है तो लॉजिक ऐसे खेल लो। जब तुम अपना लॉजिक दे सकते हो तो भाई हमारे पास भी लॉजिक है इस चीज का, और बिल्कुल वैलिड लॉजिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान रशिया की मदद क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है भाई, इसके पीछे एक स्टोरी है, कहानी है। ईरान को पूरी तरीके से 40-47 साल तक अलग रखा गया था। चाइना और रशिया ने ही उसको सपोर्ट करा है, उसको चीजें प्रोवाइड करी हैं। हाँ, बदले में तेल वेल लिया है, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा, दैट गिव एंड टेक ही होता है, बार्टर सिस्टम ही चलता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई फ्री में कोई कुछ नहीं करता, बट सपोर्ट देने तो यही दोनों थे ना भाई 47 साल से। तो रशिया का हक है और ईरान का भी हक है एक दूसरे की मदद करने का, तो उनके पास तो रीजन है भाई। इनके पास क्या रीजन है तेरे को सपोर्ट देने का? इनके पास रीजन है बेटा, तेरा जो रेयर अर्थ पड़े हैं ना, जो तेरे जमीन के नीचे 12-13 ट्रिलियन डॉलर के, वो है वो रीजन जिसकी वजह से वो तेरे को ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम बेटा तेरे साथ भी होगा, और बढ़िया वाला बार्टर सिस्टम होगा, मजा आ जाएगा तेरे को। तू जंग खत्म तो कर, तुझे पता लगेगा बढ़िया तरीके से। तो लॉजिक तो मतलब ईरान भी लॉजिक दे रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि यूक्रेन ने, ये तो सब ट्वीट हो गए, तो खबरें हो गई, ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। अब यूक्रेन ने ये स्टेप उठाया क्यों? बहुत क्लियरली पता था जो कैस्पियन सी में कार्गो शिप को वो मार रहा है वो ईरान का है। अगर वो बयान दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मतलब ही ऑलरेडी न्यू दैट, गलती से तो है नहीं, ही ऑलरेडी न्यू दैट द कार्गो शिप दैट ही इज अटैकिंग इज ऑफ ईरान। तो अब उसको अगर ये पता था तो उसने डेलिबरेटली ये क्यों किया? इसका एक रीजन है, उसका रीजन आज ही निकल के आया है। मतलब हमें तो पहले से ही पता था, आज ही निकल के आया है। भाई आज अमेरिका पहुंचा है, ज़ेलेंस्की भाई आज हमारा अमेरिका पहुंचा है, पोटस के पास बैठा है। ये देखिए तस्वीरें, ये मैंने सारी लगा रखी है, ठीक है जी। एक तस्वीर जो बहुत ढूंढ ढांड के हमें मिली वो ये थी, ये ज़ेलेंस्की है, ये है रजा पेलावी। रजा पेलावी शाह डायनेस्टी जो पहले हुआ करती थी खोमेनी से पहले, 1979 खोमेनी से पहले शाह डायनेस्टी हुआ करती थी, फ्रेंडशिप डायनेस्टी, फ्रेंडली डायनेस्टी टू यूएसए, मतलब यूएसए की फ्रेंडली डायनेस्टी थी। उनके सुपुत्र हैं ये रजा पेलावी, जो इतने साल से अमेरिका में ही रह रहे हैं, मतलब ये वेस्टर्न कंट्री में ही रह रहे हैं, अभी शायद अमेरिका में ही रह रहे हैं। उनके सुपुत्रों से मिले हैं ये आज, भाई आज मिले हैं इनसे। वो जो प्रेसिडेंट से मिले वो तो ठीक है, लिंडसी ग्राम को शोक प्रकट करने गए थे, अभी जो उनकी दुखद मृत्यु हो गई उस चीज़ के लिए, और प्लस इनकी ओवल ऑफिस में मीटिंग भी थी प्रेसिडेंट साहब के साथ। बट ये इमेज भी सामने आई है कि भाई अपना बढ़िया रजा पेहलवी से मिल के आ रहा है, और भाई रजा पेहलवी ने एकदम हाथ मिलाया कि हाँ भाई गर्दा उड़ा दिया, बढ़िया मारा ईरान के तुमने उसको, एकदम शॉर्ट। तो अब खबर निकल के आती कि भाई ऐसा क्यों करा गया। सबसे पहला रीजन अमेरिका से, ये मैं पहले स्लाइड देख लूँ और कोई है नहीं तो फिर मैं खत्म करूँ, ठीक है स्लाइड नहीं है तो अब मैं बड़ी स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहला रीजन तो यही है कि अमेरिका से ये थर्ड इंटरसेप्टर बनवाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ इंटेलिजेंस शेयर कर दो ताकि मैं मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पर यूक्रेन में कर सकूं। सबसे पहली चीज़ वो यही मांग रहा है कि मुझको आप डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करो, क्योंकि रशिया बहुत घातक हमले यूक्रेन पे कर रहा है। अब अगर वो इस चीज़ को उनसे मांग रहा है तो बदले में यार ऑब्वियसली आपको पता ही है, अमेरिकन जितने भी होते हैं उनकी सोच
प्रैक्टिकल कैपिटलिस्ट वाली सोच है उनकी, ठीक है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी कैपिटलिस्ट इन देयर थिंकिंग। दे ऑलवेज से कि यार इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू समथिंग व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न। एक बिजनेसमैन की यही सोच होती है, दैट व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न। सो दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग कि दिस इज व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न। मैं आपके लिए, अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए इस एरिया में जितने मेरे रडार में आ रहा है, आपके लिए आई कैन अटैक ऑन ईरान ऑल्सो। दैट वॉज अ सैंपल पीस। द हिटिंग ऑन द कार्गो वॉज अ सैंपल पीस, ठीक है। अब उन्होंने बयान दे दिया, वो पीछे हट गए, वो सब बात अपने में ठीक है, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा, वो करना ही पड़ता है भाई, मुंह पे कौन लड़ेगा एकदम से, है ना, मुंह पे कौन लड़ेगा एकदम से। तो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग कि भाई कि मेरे को भी एक रिसोर्स की तरह प्रोवाइड करके चलो, मैं आपको ईरान से रिलेटेड इंटेलिजेंस पहुंचा कर दूंगा, मैं ईरान और रशिया के बीच में ट्रेड नहीं होने दूंगा, मैं जैसा ही होगा मेरे को पता लग गया पिन पॉइंटेडली मारूंगा, लेकिन आप मुझे चीज़ें तो प्रोवाइड करो तभी तो ये सब कर पाऊंगा मैं। तो ये एक मार्केटिंग पीपीटी थी, ये पीपीटी जैसे हम पीपीटी आप लोगों को दिखाते हैं ना अपनी वीडियो के लिए, बेचने के लिए, चीज़ें दिखाने के लिए, वैसे ही वो पीपीटी लेकर गया था ये कैशमेन सी में एक मार करके पीपीटी थी उसकी, कि देखो ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, अगर आप मुझे ये दे दोगे मैं ऐसे करूंगा, आप मेरे को ये दे दोगे मैं ऐसे करूंगा, और ऐसे अपने आप को डिफेंड करके फिर अटैक करूंगा। दैट वॉज ऑल अबाउट इट। यही वो करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी मेरी एनालिसिस है। दिस इज अकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स एनालिसिस। हो सकता है मैं गलत हूं, बट आई पर्सनली थिंक दैट आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट इट। ये है, ये वही है। इसने अपनी मीटिंग से जस्ट एक आध दिन 2 दिन पहले ही ये क्यों करा? करने को तो पहले भी कर सकता था। कोई पहला जहाज जा रहा है कैस्पियन सी से ईरान को, या ईरान से रशिया, रशिया से ईरान, पहला जहाज है कोई? अरे सालों से जा रहा है यार, 4 साल से तू लड़ रहा है, 4 साल में पता नहीं सैकड़ों जहाज दे दिए होंगे, ईरान ने रशिया को, रशिया ने ईरान को। चल तू 5 महीने की बात कर ले कि 5 महीने से हम मानते कि ईरान के और यूएसए की वॉर शुरू हुई है, तो 5 महीने में भी काफी जहाज चले गए होंगे। तूने यही दिन क्यों चूज करा? इसीलिए करा, यही रीजन था कि भाई अपना अमेरिका जाएगा, यहां पर एक बैज लगाकर कि देखो बैज है ये, मैंने ईरान के एक कार्गो शिप को निपटा दिया। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत पसंद आई, अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।